दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि जब सचिन तेंदुलकर आए तो कई लोग भारत को केवल तेंदुलकर की वजह से जानने लगे। अफ्रीका में या दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो जब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी लगाते थे या जब वो अवार्ड जीतते रहे थे तो भारत का नाम रोशन हुआ पूरी दुनिया में। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है या एक खेल में कुछ विशेष प्लेयर एमर्ज करते हैं तो उस खेल का नाम कितना ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य देखिए, 2010 से 14 के बीच में बड़े राजनीतिक का पदार्पण हुआ भारतीय राजनीति में। लाइक नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अमित शाह हो, बड़े बड़े नाम उभर कर सामने आए। तो एक ऐसा माहौल बना कि अब भारतीय राजनीति का तस्वीर बदलेगा। जो कहते हैं ना कि स्टीरियोटाइप फिगर बन गया था कि भारतीय राजनीति का मतलब कोई बहुत बड़ा गुंडा होगा या बिल्कुल जिनका आईक्यू लेवल बहुत लो होगा, इस तरह के नेता होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के आ जाने से जिन लोगों की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था वो भी लेने लगे। अरविंद केजरीवाल वॉज अ वेरी प्रोमिसिंग पॉलिटिशियन व्हेन ही एंटर्ड पॉलिटिक्स। कोई नहीं भूल सकता कि जब वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और देश के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जॉब छोड़कर राजनीति ज्वाइन करने लगे। राजनीति केवल सत्ता भोग का जरिया नहीं है दोस्तों। अगर मन में सच में आपके मन में देश सेवा की भाव है, अगर आप अपने समाज में या राष्ट्र में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ होती है अगर सिस्टम में कुछ फॉल्ट देखने से, तो आप कोशिश करते हैं कि हम उसको कैसे फिक्स करें। और राजनीतिक सबसे अच्छी जगह है जहां से आप बड़ी से बड़ी देश से संबंधित समस्याओं को फिक्स कर सकते हैं। इट्स गिव्स यू एनॉर्मस पावर। देखते हैं कि जब व्यक्ति कोई समस्या में होता है तो सोचता है कि कैसे कोई नेता का जुगाड़ लगाएं और किसी नेता से कॉल करवा लें ताकि मेरा काम हो जाए। तो ये होता है एक नेता की शक्ति। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 12-15 साल बाद जब आप सिचुएशन देखेंगे तो कुछ खास तस्वीर बदली हुई नहीं दिखती है। इनफैक्ट जो नई पार्टियां थी, नए नेता थे, अरविंद केजरीवाल हो गए, आतिशी हो गई, राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी, इन सब से देश को, या जो लोग राजनीति में बहुत रुचि नहीं करते हैं और राजनीति देखना शुरू किए थे, उनकी बहुत ही अपेक्षा थी कि दे विल डू डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट। लेकिन आज 15 साल बाद आपने देखा कि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल खुद जेल जा चुके हैं। उन पर अभी भी बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। आप पार्टी, आपने देखा दिल्ली में सत्ता में आने के बाद वो पार्टी कैसी बन गई। और जो एलिगेशंस लगे, दोज आर वेरी सीरियस एलिगेशंस। फिर बात राहुल गांधी की कर लें, आप बात नरेंद्र मोदी जी की कर लें। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन हाँ, जितनी अपेक्षा थी कि आप आएंगे तो राजनीति का परिदृश्य बदल जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर बड़े एक्टर्स के आने के बाद अगर इंडस्ट्री का रूप, ओवरऑल इंडस्ट्री का रूप बदला नहीं, इनफैक्ट कुरूप हुआ, गंदा हुआ, तो जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। सोचिए कि जब लोहिया, नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजनीति में थे तो राजनीति कितनी पवित्र जगह थी। लोगों को आकर्षित करती थी राजनीति, क्योंकि आपस में मोहब्बत हुआ करता था। आपस में इस तरह के वैराग्य नहीं था जो आज के डेट में है। लोग एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए किसी भी हद पे जा रहे हैं। सोचिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि आपको एक ऐसा स्कूल में जाने वाला बच्चा या कॉलेज में जाने वाला बच्चा बहुत ही मुश्किल से मिलेगा जो ये कहे कि मैं आगे बड़ा होकर नेता बनना चाहता हूँ, राजनीतिज्ञ बनना चाहता हूँ। कभी भी प्रायोरिटी लिस्ट में राजनीतिज्ञ नहीं होता किसी ब्रिलियंट बच्चे के, जब आप उनसे पूछेंगे, बात करेंगे तो। इनफैक्ट ट्रेडिशनली राजनीति में कौन लोग जो जाते हैं जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। ट्रेडिशनली आई एम टेलिंग यू। बाद में देखिए, आप लोग अपने अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करने के बाद राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं, उनको पार्टी की टिकट मिल जाती है, वो बड़े नेता बन जाते हैं।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। या आप बड़े नेता के बेटा हैं तो आपको मिल जाता है, या फिर आरएसएस जैसे संगठन के अगर आप मेंबर हैं तो आपको राजनीति में आसानी से एंट्री मिल जाती है। लेकिन ट्रेडिशन तो अभी भी भारत में यही है कि बेरोजगार युवक है जो कोई नौकरी वोकरी नहीं कर रहा है तो किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन गया, सारा दिन जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाता हो और नेताजी के पीछे आगे पीछे घूमता हो। देखिए यही वजह है ना कि बेरोजगारी नेताओं को नहीं चुभता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर युवा शक्ति रोजगार में चले जाएंगे तो भाई इनकी पार्टी कौन चलाएगी, इनकी पार्टी का काम कौन करेगा, इनका बोर्ड होर्डिंग बड़े बड़े वो कौन लगाएंगे, इनके झंडे लेकर जिंदाबाद का नारा दिन दोपहर में कौन लगाएगा। दैट्स द रीज़न। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि उसमें एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो बता रहे थे कि देश में कंपटीशन के तैयारी करने के नाम पर जो युवा शक्ति है वो अपना बेशकीमती 10 से 15 साल जो 20s है स्पेशली वो खपा देता है, जबकि उसकी सरकारी नौकरी होने के चांसेस केवल 1 या 2% होते हैं या उससे कम होते हैं। लेकिन ही वाउच्ड फॉर लेस देन 1%। और नेता लोग तो खुश होते हैं, चाहते हैं कि कंपटीशन की तैयारी के नाम पर बेरोजगार रहे और इनका जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए बच्चे अवेलेबल रहे। तो अब आई थिंक युवाओं को सोचना चाहिए कि आप थोड़ा इन मायाजाल से बाहर निकलिए। और आज जो वेस्ट बंगाल की हालत हम देख रहे हैं कि सत्ता जाते ही ममता बनर्जी में 100 अवगुण उनके ही लोगों को दिखने लगा, पूरी लगभग पार्टी ही टूट गई। सोचिए 28 में से 20 MPs अलग हो गए TMC से, और एक नई पार्टी जिनका कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा, NCP नेशनल सिटीजन पार्टी, कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा, उसमें जाकर चले गए। और NDA को, जिससे कि आप पूरे 15 साल लड़ाई करते रहे जिस विचारधारा से, जिन लोगों से, उसमें जाकर आपने उनको समर्थन दे दिया। सोचिए, मेरा ये मानना था कि अगर आपको NDA के लिए काम ही करना था तो आप पहले भी कर लेते चुनाव से, आपके हारने का इंतज़ार कर रहे थे। क्या लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है? क्योंकि आप शायद, देखो आई डो नॉट हैव एविडेंस, लेकिन जितना पढ़ा सुना है उसके अनुसार शायद आपने इतना करप्शन किया है कि अब आप डरते हैं कि सरकार चेंज हो गई है तो AED CBI और बंगाल पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी और आप जेल चले जाएंगे। दरअसल ये लोग लोकतंत्र के सेटअप को समझते नहीं हैं। लोकतंत्र तो ऐसा ही होता है, सत्ता हमेशा के लिए नहीं होता है। आपको विपक्ष, जनता अगर वोट नहीं दी है रूल करने के लिए, मतलब विपक्ष में बैठने के लिए दी है, तो मैंडेट जो है कि वो कहता है कि आप विपक्ष में रहिए, आप सत्ता से सवाल कीजिए। लेकिन आप इतने डरपोक निकले कि यू डू नॉट हैव डेयर टू क्वेश्चन। अब आप सत्ता के साथ में जा रहे हो चुनाव हारने के बावजूद। तो ये सब इनके कुकर्म है जिसकी वजह से युवा राजनीति ज्वाइन नहीं करना चाहता है। पता है, मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति को मारने से भी बड़ा गुनाह होता है किसी व्यक्ति के आशा को, होप को मार देना। जब किसी व्यक्ति के अंदर होप और आशा मर जाता है ना, तो फिर व्यक्ति की जीवन जो है ना बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, फिर वो प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचता है। और हमारे समाज के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम जब भी इन नेताओं से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग अच्छा करेंगे, तो ये लोग बिल्कुल उसके विपरीत करते हैं। अब सोचिए, आज के दौर में लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अब हर पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, जो आला कमान है, वो अपने ही नेताओं पर शक करता है। अब सोचिए कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कि अपने ही MLAs को कहीं और वो ले जा रहे थे बेंगलुरु कांग्रेस वाले, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि उनके MLAs को BJP वाले खरीद सकते हैं। और ये MLA MLC इन सबको भी अपने MPs अपने अंदर थोड़ी झांकना चाहिए कि तुम क्या हो। मतलब गाय भैंस जैसी कीमत हो गई आपकी, बकरी जैसी कीमत हो गई, कोई भी आपको खरीद ले। कम ऑन, यू शुड हैव सम वेटेज, सम वर्च्यूज़। कैसे कोई आपको खरीद सकता है? पर बिक रहे हैं नेता। तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
आप मीडिया का परसेप्शन में नहीं जाए। यहाँ पर कल्ट पॉलिटिक्स चलता है, किसी नेता विशेष की छवि इतना बड़ा कर देगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि इनके नेतृत्व में कुछ गलत हुआ होगा, जबकि आप ज़मीनी हकीकत जाकर देखेंगे तो कुछ और है। आज की दौर की मीडिया, मुझे लगता है कि सबसे बुरा वक्त चल रहा है मीडिया का, क्योंकि उलूल जुलूल की चीज़ें तो दिखाते, काम की चीज़ें नहीं दिखाती। क्वेश्चन करना ही मीडिया का काम है, सत्ता के पैरेलल चलना मीडिया का काम नहीं है, सत्ता के अगेंस्ट खड़ा रहना मीडिया का काम है। और ये तो इट्स ए ग्राउंड रूल, ये तो हमें पढ़ाया गया है कॉलेज में कि मीडिया सवाल खड़ा करे। मीडिया की भूमिका आलोचक की भूमिका होती है, एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका होनी चाहिए। मीडिया का काम सरकार गिराना नहीं है, किसी नेता से रिजाइन दिलवा देना नहीं है। दिस इज़ नॉट अ मीडियाज रोल, बट येस मीडिया मस्ट आस्क क्वेश्चंस कि भैया आपने ये पॉल प्रॉमिस किया था, ये करो, भैया आप ये अनएथिकल चीज़ें क्यों कर रहे हैं। सोचिए कि अब आज के दौर में एथिक्स नाम का कोई चीज़ नहीं है, माने इस हमाम में सब नंगे हो गए। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। और जो बड़े खिलाड़ी हैं ना, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव, जितने बड़े नेता हैं उनको इल्ज़ाम लेना पड़ेगा कि भैया अगर संपूर्ण रूप से अगर राजनीति की तस्वीर गंदी हुई है तो आप सब जिम्मेदार हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर होगा, ऑपरेशन भेड़िया होगा। मसलन कि उद्धव ठाकरे की जो एमपीज़ हैं अब उनको खरीद फरोख्त करके अब एक नाथ शिंदे की शिवसेना में मिलाया जाएगा। अब सोचिए कि आपने देखा हो कि महाराष्ट्र में क्या होगा, चाचा भतीजे लड़ गए, भतीजे ने पूरे पार्टी चुरा के ले गया। मैं एनसीपी की बात कर रहा हूँ, शरद पवार और अजीत पवार जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, उनकी बात कर रहा हूँ। फिर शिवसेना के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि किस तरह ही उनकी सरकार गिरा दी गई। इवन आज के नेता ऐसे हो गए हैं कि जनता की बात को वैल्यू ही नहीं देते हैं। अब जनता ने जिस सरकार को चुना है उसको 5 साल चलने देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनके एमएलएज को अलग करके। एक नाथ शिंदे आपको याद हो तो कुछ साल पहले गुवाहाटी ले गए थे इनके ज़्यादातर एमएलएज को, फिर पार्टी टूट गई और आज देखिए पहले मुख्यमंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। तो इट्स फॉर पॉलिटिक्स इट्स ए रियली बैड टाइम, जहाँ पर कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल। पहले लोग अपने आइडियोलॉजी पर अड़े रहते थे। आप लालू यादव को करप्शन की वजह से कितना भी गलिया लें, लेकिन देखिए आइडियोलॉजी के मामले में वो अभी भी खड़े हैं कि भाई राइट विंगर्स के अगेंस्ट मैं खड़ा हूँ, मेरा ये स्टैंड है सेकुलरिज्म के प्रति। और देखिए बंदा खड़ा है, जेल भी गए उनके, उसके बच्चों पर भी काफ़ी सारे केसेस हैं, पर वो बंदा टूटा नहीं, वो व्यक्ति टूटा नहीं। तो कम से कम राजनीति में अगर सिद्धांत भी नहीं है, आइडियोलॉजीज भी नहीं है, तो फिर क्यों हो भाई आप राजनीति में? केवल पैसा खाने के लिए, केवल सत्ता का हलवा खाने के लिए। दैट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। आप टीएमसीज के एमपीज़ के पुराने वीडियोस देख लीजिए, जिसमें ममता बनर्जी को बिल्कुल खुदा मान रहे हैं, और आज वही ममता बनर्जी बूढ़ी हो गई। एक एमपी हैं, वो तो राघव चड्ढा का मजाक उड़ा रही थी कि चड्डी थोड़े ना जो बदल जाएंगे, और अब देखिए खुद बदल गई। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जब चुनाव हारते हैं और भ्रष्टाचार जैसे संगीन इल्ज़ाम के बाद हार रहे हैं, तो ऑब्वियसली पुलिस विल फॉलो यू। तो पुलिस से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए आप सत्ता पक्ष में चले जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर सत्ता पक्ष जो एनडीए है, बीजेपी है, उनका रोल होता है कि आप पापियों का सपोर्ट समर्थन न लें। दरअसल दोस्तों ये सारा गेम प्लान हो रहा है एक लार्जर गेम के लिए, क्योंकि आपको याद हो कि अभी भारत सरकार चाह रही थी कि डिलिमिटेशन से लिंक्ड जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बिल थी, तो बिल पास हो जाए, जो नहीं हो पाई थी। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है संवैधानिक संशोधन वाले बिल के लिए, तो सरकार ये बिल पास नहीं करवा पाई थी। तो अब शायद वो चाह रही है सरकार की मेजॉरिटी जो था, आई थिंक 362
62 के आसपास नंबर चाहिए लोकसभा में। अभी एनडीए के पास है आई थिंक 292 या 94 के आसपास नंबर है। तो अभी टीएमसी के अगर 20 एमपी के सपोर्ट मिल जाता है तो इनके पास हो जाता है 314-15। अभी डीएमके नाराज़ चल रही है इंडिया ब्लॉक से, तो प्रोबेबली बीजेपी शायद मना ले, एमके स्टैलिन को डीएमके के साथ ले आए, और शिवसेना की पार्टी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो भी टूटने के कगार पे जैसा सुनने को मिल रहा है। तो इस तरह से एनडीए चाहती है कि उनका वो मेजॉरिटी ऑफ नंबर यानी 362 वो प्राप्त हो जाए। और एक बार ऐसा हुआ तो जो भी ज़रूरी बिल है जो भारत सरकार को लगता है 2029 से पहले निकलवाने का, वो बिल निकलवा लें। तो ये एक बड़ा गेम प्लान है, उसका हिस्सा है। लेकिन यही है कि मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर भारत के सबसे शक्तिशाली पार्टी हो, कई सारे इलेक्शन आप जीत रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो इलेक्ट्रली, तो आपको साम दाम दंड भेद की ज़रूरत नहीं है। ये एक अननेसेसरी एक्सरसाइज है, आपको अवॉइड करना चाहिए। एक मिसाल पेश कीजिए कि आप अटल बिहारी वाजपेयी बन जाएं, जिन्होंने दोस्तों एक वोट की वजह से उनकी सरकार गिर गई। चाहते तो वो 1 या 10 एमपीज़ खरीद सकते थे, पर वो अनएथिकल सरकार नहीं बनाना चाहते थे। और आज का दौर देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से एमएलएज एमपीज़ को लोग खरीद रहे हैं, अपने पक्ष में कर रहे हैं, उसके पक्ष में कर रहे हैं, और एंटी डिफेक्शन लॉ का कितना मजाक उड़ रहा है। मुझे लगता है इस कानून को संशोधित करना चाहिए, लेकिन करेगी कौन? क्योंकि सरकार के फ़ायदे में सब कुछ हो रहा है, तो सरकार थोड़ा ना इस तरह के कानून लाएगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ में और संशोधन लाया जाए, जिससे कि पार्टियां ना टूटे, जिससे कि धोखाधड़ी ना हो, जिससे कि ये गद्दारी का कांड जो चल रहा है एक पार्टी से दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में, इस तरह का गद्दारी ना हो। तो अब आई थिंक अब शायद कांग्रेस की सरकार आए तो इस तरह का कानून लाए जिससे कि पार्टियां ना टूटे। अभी की सरकार से तो ये अपेक्षा करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही रिक्वेस्ट है कि नेता आप इसलिए बनते हैं या लोग आपको इसलिए चूज करते हैं कि आप जनता के लिए काम करें, ना कि आप एक गोदी में उछल के दूसरे गोदी में बैठ जाएं, तीसरे गोदी में बैठ जाएं। और अपना कैरेक्टर को थोड़ा साफ़ सुथरा रखें ताकि फ्रेश ब्लड राजनीति में आए। केवल फेल्ड और बेकार जो ह्यूमन एसेट है वही राजनीति में ना आए। आज के दौर में देख लीजिए दोस्तों, जितने ये एमएलएज एमपीज़ हैं जो टीएमसी से टूट कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्या इनको कोई भी व्यक्ति अपना आइडियल मानना चाहेगा? सोचिए, क्योंकि अभी इलेक्शन 2-3 महीने भी नहीं हुए, इलेक्शन ख़त्म हुए। 3 महीने पहले आप जिसको गाली देते नहीं थकते थे, जो शैतान लगता था, अब आपको साधु लगने लगा। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा चमत्कार। अगर आप सच में ईडी और पुलिस से डरते तो भैया राजनीति में आए क्यों? क्योंकि ये तो होना ही है, आप विपक्ष में आएंगे ही आएंगे, आप हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सब हैं वो कल हो सकता है विपक्ष में रहें, और वो विपक्ष में रहे हैं यूपीए के समय में या उससे पहले भी। एक लंबा दौर रहा है भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में बैठने का, पर उनके नेता अपने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज़ करके कांग्रेस में नहीं चले गए। वो दृढ़ थे, तभी आज सत्ता में है, तभी आज पावरफुल है। तो आई थिंक सबको सीखना चाहिए, अपने अपने आइडियोलॉजी के लिए लड़ना चाहिए। पहले आइडियोलॉजी बनाइए, क्योंकि लोकतंत्र में हर आइडियोलॉजी के लिए अपना एक स्पेस है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भारतीय राजनीति के ये बदलते स्वरूप पर आप अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों।